माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। एक बड़ा ही तकलीफ़ दे वाक़या पेश आया मुहर्रम के दौरान, और चूँकि उस वक्त मुहर्रम के प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमने बस यूनिवर्सिटी वाला जो है वो हमने रिकॉर्ड किया था। लेकिन ये बच्ची जो मेड है, मुलाज़मा है, एक सिविल जज साहब जो हैं और उनकी बेगम साहिबा, उन्होंने जो कारनामा सरअंजाम दिया, पंजाब में ये वाक़यात होते रहते हैं। और सबसे पहला वाक़या जिसका सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था वो तैयबा थी, मुलाज़मा। और बदकिस्मती ये है कि ज़रूरत जो है वो लोगों के जज्बात और बच्चों की भी, यानी कि औलाद की मोहब्बत पर भी गालिब आ जाती है, और उसके वालिदैन ने पैसा लेके वो केस वापस ले लिया था। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अब ये बच्ची मौत और ज़िंदगी की कशमकश में मुब्तला है। तो हमने जो 2-4 चीज़ें इकट्ठी की वहाँ से, उसमें चूँकि जिस जुनूनी तरीक़े से मारा गया है, जिस बेदर्दी से कोई नॉर्मल इंसान इस तरह किसी दूसरे इंसान को इतनी बर्बरियत से, इतनी इसको मैं दहशतगर्दी ही कह सकती हूँ कि कोई इंसान, बिलखुसूस कोई औरत जिसमें ममता होती है, जिसके बच्चे भी हैं, वो ये सब कर सकती है यकीनन। और चोरी कर रही थी, ठीक है, आप उसके वालिदैन को बुला कर कह देते कि भाई ये चोरियां करने लगी है, इसको ले जाओ आके। लेकिन पहले दिन से ही टेलीफोन उसका, 2-4 दिन बाद उसके वालिदैन कहते हैं कि उसका टेलीफोन जो है वो बंद कर दिया गया था। और हम अगर बात करना भी चाहते थे तो हम बात नहीं कर पाते थे, चूँकि उससे टेलीफोन छीन लिया गया था। यानी 4-6 महीने तक वालिदैन भी इतने गाफिल हैं कि बस छोड़ के बच्ची को और ख़बर नहीं लेते पलट के, और उसी का फ़ायदा शायद उठाया जाता है। लेकिन यहाँ मामलात कुछ दूसरे भी नज़र आ रहे हैं। जो मालूमात हैं वो किसी हद तक सही भी मालूम होती हैं कि जज साहब को अगर ये सब कुछ पता है फिर तो और भी ज़्यादा बुरी बात है कि घर में क्या होता था उनके जाने के बाद। और अगर उनको नहीं मालूम है तो अब उन्हें मालूम करना चाहिए, और मालूम हो जाएगा कि जज साहब के जाने के बाद ख़ातून जो है उनके कुछ दोस्त घर में आया करते थे, ये पता चला है। और ये लड़की देखती थी, जब इसने कुछ अरसे ये तमाशा देखा तो वो भी इंसान है, वो उसने चोरियां शुरू कर दी कि अगर आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं इनको ब्लैकमेल करूंगी। वही हुआ, जब उसने 1-2 दफ़ा ब्लैकमेल किया तो इन्होंने उसकी पिटाई की। होना तो ये चाहिए था अगर इस बात में कुछ हकीकत है जो हम तक पहुंची है, और ये काफ़ी हकीकत से करीब मालूम होती है कि ये हम कराची में बहुत सारे मामलात जहाँ दरपेश है, मैं ये बताती हूँ, मैंने इस पर काफ़ी काम किया। कराची में उल्टा हिसाब है, और ये इस बात का क्रेडिट हुकूमत सिंध को देना पड़ेगा और कराची की पुलिस को कि यहाँ पर किसी थाने में, किसी कोर्ट कचहरी में किसी नौकरानी पर तशद्दुद का कोई वाक़या आज के दिन तक दर्ज नहीं है। यहाँ उल्टा हिसाब है। यहाँ सराइकी बेल्ट पूरा बराजमान है, और वो बाकायदा जो है वो ब्लैकमेल करता है। और इन्होंने इलीगल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खुले हुए हैं कच्ची आबादियों में, और तनख्वाहें इतनी ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं वो नौकरानियाँ ही हैं, वो ज़रा सी सीनियर हो जाती हैं। जब उनको काम करते हुए 5 साल गुजर जाते हैं तो वो अपने घर में नौकरानियाँ बुलाकर बसें भर भर कर आती हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, और वो उनको प्रोवाइड करते हैं मुलाजमाएँ घरों की। और उसके बदले में कहते हैं कि जी कंपनी, माशाल्लाह, वो कहते हैं कंपनी से आई है मुलाजमा। वो कंपनी क्या होती है, वो उसी कच्ची आबादी के घर में ही कंपनी खुली होती है, और वो जो मेड साहिबा होती हैं वो कमीशन लेती हैं, और कमीशन ज़्यादा बढ़ाने के लिए हर 2-4 महीने बाद तनख्वाह बढ़ा देती हैं।
तो वो बच्ची तो वहाँ 10,000 पर मुलाजिम थी। ये ज़्यादा मुझे लग रहा है पंजाब के हिसाब से। पंजाब में मैंने बहुत ज़्यादा सर्वे करवाए थे, तो 5 से 7,000 मैक्सिमम तनख्वाहें थीं। साल के साल आकर 45-50 हज़ार रुपये पूरे साल का वालिदैन ले जाते हैं। पहले एडवांस भी ले जाते थे, अभी भी ले जाते होंगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो पूरे साल की तनख्वाहें ले जाते हैं। उस हिसाब से अगर उसको डिवाइड किया जाए 12 महीनों पर तो 5-6 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा नहीं बनता अमाउंट महीने का। यहाँ तो आप हैरान रह जाएंगे कि 35,000 40,000 तनख्वाहें हैं और ये खुद तय करते हैं वो। यानी वो हर महीने 5,000 2,000 3,000 इसलिए बढ़ा देते हैं कि इस तरह उनका कमीशन बढ़ता है। 15% से सुना है शुरू हुए थे। हमने जब 2 मुलाजमाएँ रखी तो उस वक्त तक 50% हो चुका था। यानी अगर उसकी 25,000 तनख्वाह है तो उनको 12,000 हमें देना पड़ता है, वो जो रखवाते हैं लोग। अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खुलने चाहिए, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन भी फिर तय होने चाहिए, फिर वो बाकायदा रजिस्टर्ड होने चाहिए गवर्नमेंट के साथ। इसलिए हमने इस पर काम किया कि ये किस किस्म की ब्लैकमेलिंग हो रही है। अच्छा, उन्हें अपने फ़ायदे के सारे कायदे कानून भी पता है जी। हुकूमत ने जो है वो तनख्वाह मुकर्रर कर दी है 25,000, 20,000 मिनिमम वेजेस हैं। ये मैं अंग्रेज़ी में बता रही हूँ मिनिमम वेजेस जो नोटिफिकेशन, लेकिन वो किसके हैं? वो मिनिमम वेजेस हैं कारखानों में काम करने वालों के, घरों में नहीं। जहाँ घरों में ये रहती हैं वहाँ बोर्डिंग लॉजिंग उसमें शामिल नहीं है। वो जो कारखाने के मजदूर हैं उसकी तनख्वाह तय हुई है 20,000 25,000, अब सुना है 35,000 कर दिए। और ये आपको मालूम होगा कि रिहाइश और फूड, ये इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा तो कोई महंगी कोई चीज़ है ही नहीं। सबसे महंगा फूड है और आपकी रिहाइश है, बिजली के बिल हैं, आपकी लॉन्ड्रिंग है, कपड़े हैं, हर वो चीज़ जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान, वो इनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो 24 आवर्स के लिए होती हैं, तो उनकी तनख्वाह तो उसूलन हाफ होनी चाहिए, ज़्यादा बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है। यहाँ अगर आप 24 आवर्स के लिए रखते हैं तो 40,000 तक सैलरी चली गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने इस पर काम किया। इसके अलावा कुछ इमोरल एक्टिविटी भी है, उस पर हम बाद में आएंगे। ये हम अभी कंपैरिजन कर रहे थे कि सिंध में और कराची में, मेरा ख्याल है KPK में भी नहीं है और बलूचिस्तान में भी गालिबन नहीं है। ये सिर्फ पंजाब में आपको सैकड़ों केसेस सिविल जज के यहाँ, लोअर कोर्ट्स में, अपर कोर्ट्स में, और सुप्रीम कोर्ट ने तो चूँकि खुद सुओ मोटो लिया था, वो भी जज साहब थे जिनके घर में ये हुआ था। वो पहला केस था, तैयबा नाम था उस बच्ची का, और कुछ फिर NGOs जमा हो गई और उन्होंने उसकी जिम्मेदारी उठाई और उसको एक दारुल अमान टाइप जगह पे उस लड़की को रखवा दिया। इस बच्ची की ज़िंदगी के लिए तकरीबन मुल्क में जहाँ जहाँ साहिब दिल और वालिदैन जिनके बच्चे हैं, जो साहिब औलाद हैं, वो दुआ कर रहे हैं। जो साहिब औलाद नहीं है वो भी दुआ कर रहे हैं इंसानियत के नाते कि इस बच्ची को ज़िंदगी मिल जाए दोबारा। बड़े दावे किए जाते हैं। चीफ़ मिनिस्टर साहब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल ये कहा कि उस बच्ची के इलाज मुआवजे में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और जिस भी ओहदे का मालिक हो उसका, जिसके घर वो मुलाजिम थी, उसको खातिर में ना लाया जाए। अब बयानबाजी जैसे हमारे सियासतदान और हमारे साहिबान इख्तिदार करते हैं, वहाँ तक तो ये बात सही है, लेकिन इस बयानबाजी की इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसकी एग्जीक्यूशन कौन करेगा? अगर एग्जीक्यूशन होती तो सबसे पहले तो किसी को भेजकर उसकी बेल कैंसिल करवाई जाती उन खातून की। और जिन जज साहब ने, फारूक हैदर साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने माशाल्लाह बेल भी ले ली। तो उनको भी शर्म आनी चाहिए। या तो उनको बताया नहीं गया होगा कि बच्ची कितनी ज़ख्मी है और क्या उसकी हालत है, लेकिन मैं उनको जज नहीं कह सकती। जब तमाम वाक़यात हो भी गए थे तो वो खुद इसमें बेल कैंसिल कर सकते थे इस मामले में, लेकिन उन्होंने नहीं की। कोई पता नहीं उन खातून के दोस्त हों, वो भी जैसे बहुत सारे दोस्त जज साहब के और दूसरे लोग इन खातून से मिलने आते थे। और देखिए इसकी उम्र है 14 बरस। अब ये उम्र ऐसी है कि जिसको ना बच्चियों में शामिल किया जा सकता है और ना
बालिग बड़े लोगों में, लेकिन 12 से 14 बरस तक की बच्ची जो है वो बालिग हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा अक्ल व शऊर होता है इन मामलात में। तो उसने जब देखा कि बेगम साहिबा ये चूँकि ये इतना बड़ा जुर्म था उस लड़की का कि उसने उनको बाकायदा कहा होगा, चोरियां पहले की, जब चोरियों पर डांट पड़ी और मार पड़ी तो वो उन खातून ने सोचा होगा कि इसको इतना मारो। और ये उस वक्त हुआ जब उसने पड़ोस की किसी मुलाजमा से इस बात का जिक्र कर दिया। अब लोग, एक सबसे बड़ा अलमिया और हमारे यहाँ है कि लोग गवाही देने नहीं आते। अगर अब इस पर मुकदमा चलाया जाए इस मामले पे तो आप देख लीजिएगा गवाही देने कोई नहीं आएगा। इसलिए चाहते हैं कि खुदा करे कि उस बच्ची की परवरदिगार उसको ज़िंदगी दे और वो सेहतमंद हो जाए, तो उसका बयान जो है अदालत में रिकॉर्ड किया जाए ले जाके, पुलिस के सामने नहीं। पंजाब की पुलिस से भी सब वाकिफ़ हैं और मामला जज के घर का हो, बेशक वो सिविल कोर्ट का जज है। ये चीज़ें जो हैं इन सब का आप ख्याल करना पड़ेगा। इसके लिए कानून साजी भी करनी पड़ेगी कि अगर ऐसा कुछ होता है, पहले तो एक चाइल्ड लेबर का कानून मौजूद है, एक तो वो इम्पोज होना चाहिए। लोग इस बात का कभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने ये सराइकी बेल्ट की लड़कियों और औरतों की हरकतें जब बहुत आगे बढ़ गई तो मैं इसमें जावेद रियाज साहब थे, DIG थे उस वक्त यहाँ साउथ के। आई सैल्यूट हिम कि उन्होंने बड़ी हिम्मत की और उन्होंने SHO को थे अली रज़ा साहब, उनको ऑर्डर किया कि इसको हमने रेड हैंडेड जाके पकड़ा उनको, वो जो इलीगल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खुले हुए थे, घर पे जाके रेड किया और उसको लेकर आ गए, उस औरत को भी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक रात तो पुलिस वालों ने उनको रखा, दूसरे दिन उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि वो दूसरे थाने की हुदूद का केस था। दूसरे थाने में जब वो आया तो जो SSP साहब थे उस दौरान में उन DIG साहब का ट्रांसफ़र हो चुका था और शर्जील खरल दूसरा DIG पोस्ट हो चुका था। तो हमें पता चला जब कि उसको छोड़ दिया गया है तो हमने DIG साहब से बात की। ये क्लिप जो है ये पोस्ट अभी कंटिन्यू रहेगी, ये गुफ्तगू हमारी, और हम बताएंगे कि और क्या हो रहा है और हमने इस पर कितना काम किया। और यहाँ पर बहुत पहले एक SSP था जिसने बड़ी मेहनत की, शिराज, जो अब IB में है, उन्होंने एक ऐप भी बनाई। मगर मैं आवाम की बात कर रही हूँ, लोगों की। जैसे मैंने कहा गवाही देने नहीं आएंगे, लोग कोऑपरेट नहीं करते। इस पर बात होगी इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए